और अब बात कवर स्टोरीज की। तो शुरुआत हम कर रहे हैं कोरोना के मामलों की। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट 13% की है। देश में 24 घंटे के भीतर 1,49,000 के आसपास नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामले, जो एक्टिव केसेस हैं, उनकी जो संख्या है वो भी 15 लाख से कम हो गया है। अब देश में 14,35,569 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर 2,46,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 1,072 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 55,58,760 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने आज कई पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली में स्कूल, जिम, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया गया है। 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं चलनी शुरू होंगी। इसी के साथ सभी दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ काम शुरू हो गया है। जिम, स्पा को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गाड़ी में अकेले हैं तो मास्क की बाध्यता खत्म कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे की जगह अब 11 बजे से लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिनों की बात करें तो यहां कोरोना के बीते दिन 2668 नए मामले दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 4.3% पहुंच गया है। और दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कोरोना के मामले कम होने से बड़ी राहत मिली है। और ऐसे में अगर मुंबई वाले इस बार अपने वीकेंड का प्लान बना रहे हैं घूमने फिरने का, तो जान लीजिए कि ये वीकेंड आप कहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का वीकेंड मुंबई वासियों के लिए होगा खुला खुला वीकेंड। इस वीकेंड मुंबई कर पहले की तरह बना सकते हैं एक नॉर्मल मस्ती भरा वीकेंड प्लान, क्योंकि खुल गए हैं आपके आसपास के पार्क्स और गार्डन्स। 2 सालों बाद अनलॉक हो गए हैं स्विमिंग पूल्स। मिल चुकी है इजाजत समुद्र किनारे बैठने की, और एक बार फिर से डिस्को और क्लब्स में सजेंगी मस्ती की महफिल, और वो भी रात 10:30 बजे तक। और फिजिकल हेल्थ भी बढ़ रहा है अब लॉकडाउन खुलने के बाद, तो हम लोग को जरा बेटर लग रहा है अब कि लॉकडाउन खुला है। इतने सालों से, इतने दिनों से जो पब्लिक घर के अंदर बैठी थी, उनके अंदर जो कोरोना का दहशत था वो खत्म हो गया। अभी पब्लिक फ्रीली आके बात आ रही है। त्योहार वगैरह सब आ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जबकि समुंदर किनारे सब खुले हुए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और फ्रेश हो रहा है, जैसे कि कोरोना कभी आया ही नहीं और कभी था ही नहीं ऐसे। दरअसल इस हफ्ते BMC ने कोविड रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी है, जिससे मुंबई कर इस वीकेंड ले सकते हैं राहत की सांस। पार्क, गार्डन, समुद्र किनारे पर पहले की तरह बना सकते हैं वॉक, पिकनिक या सुकून के पल बिताने का प्लान। नाइट कर्फ्यू हट चुका है, इस वजह से लॉकडाउन की तरह समय की पाबंदी नहीं। मुंबई के लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स आपके वेलकम के लिए तैयार है। 2 सालों बाद 50% कैपेसिटी के साथ ही सही, लेकिन स्विमिंग पूल खुल गए हैं। 50% कैपेसिटी के साथ ही 1:30 बजे तक खुले रहेंगे क्लब, पब और रेस्टोरेंट्स। सिनेमा हॉल में भी आप लेट नाइट शो का लुत्फ उठा सकते हैं। अब BMC ने रिस्ट्रिक्शंस में ढील जरूर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस का खतरा खत्म हुआ है। लिहाजा पहले की तरह अगर सामान्य जीवन जीना है तो कोविड प्रोटोकॉल्स, मास्क और वैक्सीन ही है रामबाण। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। दुनिया में कोरोना की अगर हम बात करें तो नए केसेस में एक बार फिर थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 3 लाख के करीब नए केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूएस में 3,12,000 के आसपास नए संक्रमित मिले हैं। एक दिन पहले ये संख्या ज्यादा थी, 3,25,000। फ्रांस में 2,70,000 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले संख्या 2,65,000 थी। इटली में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 24 घंटे में यहाँ 1,12,000 केसेस मिले हैं। एक दिन पहले 1,19,000 थी ये केसेस। वहीं जापान में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी मिल रही है। 24 घंटे में 1,04,000 केसेस मिले हैं। एक दिन पहले संख्या 94,000 के करीब थी। ब्रिटेन में अगर हम देखें तो 92,000 के आसपास नए केसेस मिले हैं। और अगर हम परसों की बात करें तो 86,000 ही
वहां पर यह संख्या थी। और इस बीच कोरोना के जो मौत के आंकड़े हैं भारत में वो बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कुल मिलाकर भारत दुनिया का तीसरा मौत के मामले में बड़ा देश बन गया है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कोई भी बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा। ये एक आंकड़ा है जो जख्मों पर नमक छिड़कता है, जो दर्द बढ़ा देता है। ये आंकड़ा है 5 लाख का। जी हां, केंद्र सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े 5 लाख से पार पहुंच चुके हैं और इन्हीं मौतों के कारण कोरोना ने हिंदुस्तान को दुनिया में तीसरे पायदान पर लाकर पटक दिया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मौत के ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते थे। जनरल साइंस में छपी स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यानी साल 2021 के मध्य में ही 30 लाख लोगों की कोरोना से मौत की आशंका है। ये रिपोर्ट IIM अहमदाबाद से जुड़े विश्लेषण के आधार पर साइंस में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस स्टडी को भारत सरकार ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। सरकार के मुताबिक मौत के आंकड़ों को दर्ज करने का मजबूत तंत्र भारत के पास मौजूद है। हालांकि मौत के आंकड़ों को लेकर भारत में लंबी बहस चली। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज राज्यों के आंकड़ों में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि राज्यों में मुआवजे के लिए पेश किए गए दावों की संख्या कोरोना से मरने वालों की संख्या में बड़ा अंतर नजर आया। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में मुआवजे के लिए दावों की संख्या रिपोर्ट की गई मौतों से कई गुना ज्यादा थी, जबकि कर्नाटक, असम और बिहार में ये संख्या कम। कुल मिलाकर मौत के आंकड़ों की सही जानकारी नहीं होने के पीछे के कारण इरादतन हो ऐसा जरूरी नहीं। सरकारी तंत्र की सीमित पहुंच और क्षमता भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। बहरहाल ग्लोबली देखें तो कोरोना से मौत के आंकड़ों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ अब तक 9 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील है। यहाँ 6 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 लाख मौत के आंकड़ों के साथ भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रूस है। यहाँ अब तक 3,33,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन का काम दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से चल रहा है। सरकार का फोकस भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के दायरे में लाना है और लोग भी बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। ये मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी बताती है कि तीसरी यानी ओमिक्रॉन लहर में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 90% लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे ही सही लेकिन गिरता नजर आ रहा है। कमजोर पड़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बच्चों के स्कूल भी खुलने लगे हैं। देश के 11 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र की गाइडलाइंस में स्कूल फिर से खोलने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। गाइडलाइंस में स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का फैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे स्कूल तभी जाएंगे जब पेरेंट्स इसके लिए राजी होंगे। केंद्र ने कहा है कि अगर स्कूलों में पर्याप्त जगह है तो बच्चों को खेल कूद, गीत संगीत सहित अन्य एक्टिविटीज की छूट मिल सकेगी। स्कूल के समय को कम किया जा सकता है। क्लासरूम में 2 विद्यार्थियों के बीच की दूरी को कम से कम 6 फीट जरूर होना चाहिए। यदि स्टाफ कंटेनमेंट जोन में रहता हो तो उसे स्कूल आने की इजाजत न दी जाए। तो स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह पर खुल भी चुके हैं। तो अब क्या वाकई में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं वो दूर हो चुकी हैं? क्योंकि आंकड़े अभी भी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं डेली। ऐसे में स्कूल खुलने का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ सकता है, ये बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। देश की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, आप क्या आश्वस्त हैं अपनी ओर से कि जो स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं? सरकारें और जो शिक्षा विभाग है, तंत्र है, वो तो दावे कर रहा है कि अब सब ठीक ठाक है। आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि बच्चों के लिए अब कोई खतरा नहीं? मेरे ख्याल से दीपक जी, अगर हम देखें तो अब मेरे ख्याल से आ गया है जब हमें स्कूल खोलने की तरफ डेफिनेटली कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वेव का जो ब्लंटेड
पाया गया है, जो एक उससे काफ़ी उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में संक्रमण इतना नहीं बढ़ेगा और बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि मानसिक तनाव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, वहीं फिज़िकल ग्रोथ की बात करें या साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वक़्त बच्चों के एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल, कॉलेजेस खोलें, बच्चे बाहर निकल पाएँ, उनका जो डेवलपमेंट है और जो स्ट्रेस लेवल है, वो डेफ़िनिटली अब कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अगर अब आप देखें तो जो थर्ड वेव आई थी, जिस तरह से ओमिक्रॉन का संक्रमण फैला था, तो बच्चे काफ़ी तादाद में प्रभावित हुए हैं ऑलरेडी। और लेकिन अच्छी बात यही रही कि उसमें बच्चों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और अगर हम देखें हमने हमारे जो पुराने सर्वेज़ हैं, वो सेकंड वेव के जो थे, वो भी ये दिखा रहे थे कि बच्चे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए थे और बच्चों में इम्यूनिटी लेवल काफ़ी बेहतर हुआ था। तो अभी भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे अभी ओमिक्रॉन की वेव में इफ़ेक्टेड हुए हैं, उससे उनके अंदर भी काफ़ी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, चाहे क्लिनिकल इन्फेक्शंस हुए हों या सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हुए हों, तो वो भी कहीं न कहीं बच्चों को सुरक्षा कवच की तरह से काम करेगी। और अगर अब आप देखें तो राज्य सरकारों का भी ये दावा है कि जो मैक्सिमम स्कूल का स्टाफ है, 95% जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है। ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और इसको लेकर के भी एक मन में जो है एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है तो बच्चों को संक्रमण ज़्यादा नहीं फैलेगा। और वहीं अगर हम धरातल पर जो हम नियम कानून बनाते हैं उनका पालन अगर हम अच्छी तरह से करें तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि हमें स्कूल खोल देने चाहिए। बिल्कुल मैम, अब लेकिन एक आम अभिभावक के लिए, उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए अभी किस तरह के प्रिकॉशंस उनको रखने होंगे? बच्चे को स्कूल भेजते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा आपकी राय में? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से उनको स्कूल में अपना आचरण रखना है। मास्क बच्चों को सही तरीके से लगाना सिखाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हाथ धोना, क्योंकि कई बार अक्सर बच्चे स्कूल में टिफ़िन खाते हैं या मिड डे मील सर्व किया जाता है उनको, ऐसी स्थिति में उन्हें पता होना चाहिए कि अच्छे से हाथ धो कर के ही उन्हें खाना खाने बैठना है। और अभी उन्हें बहुत क्लोज़ अपने फ्रेंड्स के नहीं आना है। जिस तरह से क्लास में भी ये निर्धारित किया जा रहा है गाइडलाइंस के द्वारा कि 6 फीट की दूरी रहनी चाहिए और इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा स्कूल वालों को नहीं करनी चाहिए, जहाँ बच्चे क्लोज़ आएँ या जहाँ की संभावनाएँ रहें। तो बच्चों को भी अभी ये ज़रूर समझाना पड़ेगा कि स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल जिस तरह की गतिविधियाँ पहले हुआ करती थी कोविड से पहले, अभी उतनी ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हो पाएँगी। लेकिन नियमों का पालन करते हुए अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अब उतना डेंजर नहीं है और इतनी खतरे की बात नहीं रही है। तो बच्चे अब जा सकते हैं धीरे-धीरे और उससे वो लोग का जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगा। और सरकार ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन ये रखी है कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहीं पर स्कूल खोले जाएँ और कहीं भी अगर ऐसा स्टाफ है जो कि कंटेनमेंट ज़ोन में रहता है, तो उनको अभी स्कूल आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और इस तरह से मेरे ख्याल से अगर स्कूल वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो कहीं भी कोविड आउटब्रेक होने से डेफिनेटली समय से पहले रोका जा सकता है। और मैम, स्कूल को लेकर बार-बार ये कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप से स्कूल तो चाहेंगे ही कि उनके स्कूल खुलें, बच्चे आएँ, वापस पढ़ाई-लिखाई शुरू हो। इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, बिजनेस का एंगल भी होता है। लेकिन बार-बार ये कहा जाता है कि स्कूल क्या कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन सही तरीके से कर रहे हैं? ये कैसे सुनिश्चित होगा? पेरेंट्स तो बच्चे को भेज देंगे, लेकिन स्कूल में बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा है या नहीं बैठा है, उसका मास्क सही से लगाया नहीं लगाया। खास तौर से मैम जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि मास्क कैसे लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, तो स्कूल्स में कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल सुनिश्चित हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से एक तो हम कुछ पेरेंट्स के इस तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं और पेरेंट पुलिसिंग कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स जो है खुद से ये सर्वेस करके देख सकते हैं बीच-बीच में कि क्या स्कूल में ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कुछ हम इस तरह के पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बना सकते हैं जो कि जाके स्कूल में एक निर्धारित समय पर ये चेकिंग करें और ये सुनिश्चित करें कि हाँ, उनके बच्चे सेफ हैं और जिस तरह की गाइडलाइंस की लगातार बात हो रही है उनका पालन हो रहा है। वहीं राज्य सरकारों को भी इस तरह की जो उनके अपने स्तर पर जो वो निरीक्षण करते हैं, वो भी उन्हें बहुत मुस्तैदी से करने की जरूरत होगी। ये नहीं कि केवल कागजी निरीक्षण हो रहे हैं या इनको केवल टाला जा रहा है। तो बहुत एक मुस्तैदी के साथ आपको समय समय पर ये निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हाँ, स्कूल्स जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो जिस तरह से हम पहले भी देखते थे कि अचानक से जो है इंस्पेक्शंस हो जाते हैं या जो बिना बताए वाले होते हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उसमें आप ज्यादा स्थिति जो है उसको आकलन कर पाते हैं।
तो इस तरह से मेरे ख्याल से पेरेंट्स के एफर्ट से भी और साथ में राज्य सरकारों के एफर्ट से हम इस बात का लगातार ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, स्कूल जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वहीं एक टीचर कमेटी भी बनाई जा सकती है, जो कि देखिए सभी टीचर्स के अपने बच्चे भी होते हैं और वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, तो उनकी भी एक कमेटी बनाई जा सकती है जो इस चीज़ का निरीक्षण करती रहे, सुपरविजन करती रहे कि हाँ, जो गाइडलाइंस हैं उनको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट का काफ़ी अच्छे व्यापक तौर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमें सर्विलेंस करने में मदद करता है और कहीं भी अगर संक्रमण फैल रहा है या शुरुआत हो रही है तो वो पकड़ने में बहुत मदद करता है। और आसान सा टेस्ट भी है, बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी और क्विक रिजल्ट्स भी इससे आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करके हम कोविड फैलने से डेफिनेटली रोक सकते हैं। और वहीं पेरेंट्स भी लगातार जो है बच्चों को एजुकेट करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे को कोई लक्षण है, अगर कोई उसे बुखार है, खांसी है, तो कुछ दिन के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए, वरना एक बच्चे से दूसरे बच्चे को संक्रमण फैलने की संभावनाएं रहती है। तो कुछ एफर्ट्स डेफिनेटली पेरेंट्स को अपने एंड पे भी लेने चाहिए। और एक आखिरी सवाल मैम, ओमिक्रॉन की इस लहर के बाद आप लोगों के पास जो बच्चे आए हैं, जो मरीज आए हैं या जो लोग भी आए, उनमें बच्चों में इस ओमिक्रॉन का जो ओवरऑल संक्रमण किस तरह का रहा है? अभी तक तो गनीमत यही है कि सब कुछ ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर भी ये ओमिक्रॉन क्योंकि अभी गया नहीं है, 1.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को लेकर किस तरह के आपका विश्लेषण है कि कितना असर हो रहा है बच्चों पर ओमिक्रॉन का? देखिए डेफिनेटली दीपक जी, इस बार बच्चे बहुत तादाद में प्रभावित हुए हैं और शायद ही कुछ ऐसे परिवार होंगे जहां अगर बड़े लोगों को कोरोना हुआ है तो बच्चे बच गए हों। तो ज्यादातर बच्चों में फीवर, डायरिया, खांसी, इस तरह की तकलीफें देखी गई हैं। लेकिन एक अच्छी बात बच्चों में यही रही कि कोर्स ऑफ डिजीज छोटा था, ज्यादातर बच्चे 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गए और बच्चों में सिवियरिटी नहीं देखी गई, क्योंकि मामूली बुखार और ठंड लगना और डायरिया इन्हीं के साथ बच्चे जो है फिर ठीक भी हो गए, रिकवर हो गए। ये दोनों ही बहुत अच्छी बातें इसमें सामने आई हैं और इसीलिए ज्यादा घबराने की बात ही दिख रही है। लेकिन लगातार पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे अगर स्कूल से लौट करके आ रहे हैं और बहुत थकान उनमें महसूस हो रही है या हल्का बुखार है या बच्चा खांस रहा है या नाक बह रही है, सर दर्द है, तो इन सब अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और फिर बच्चे को कुछ दिन के लिए स्कूल डेफिनेटली नहीं भेजें। आप रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR करा ये सुनिश्चित भी कर सकते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं रही है। जिस तरह से संक्रमण भी अब कम हो रहा है और वैक्सीनेशन का दर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकारों को बहुत ज्यादा सर्विलेंस करने की जरूरत होगी कि कहीं भी अगर इन्फेक्शन बढ़ता है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन भी निकाली है कि 5% पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए ही जहां भी कम है वहीं स्कूल खोलना है, तो राज्य सरकारों को डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं भी अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है तो हमें वहां के स्कूल तुरंत बंद कर देने चाहिए और जहां पे नहीं है वहीं पर खोलने के बारे में विचार करें और गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखें कि उनको सही तरीके से उनका पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कल फेसबुक यानी मेटा के शेयरों में कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को मेटा के शेयर 20% से ज्यादा गिर गए और इस गिरावट से मेटा के मार्केट कैप में 237 अरब डॉलर यानी करीब 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लेकिन इस गिरावट की वजहें क्या रहीं और आखिर कैसे मेटा को इतना बड़ा झटका लगा, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। 4 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनी मेटा यानी फेसबुक अपना जन्मदिन मनाती है, लेकिन जन्मदिन की खुशी से पहले ही कंपनी को अपने इतिहास की सबसे बुरी खबर मिली। दरअसल 3 फरवरी को मेटा के शेयरों में 26% से ज्यादा की गिरावट आ गई। इससे कंपनी के शेयर 20% से ज्यादा लुढ़क गए और मेटा के 237 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अमेरिका की किसी कंपनी के मार्केट कैप में एक दिन में आई ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस सबसे बड़ी गिरावट के चलते फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की दौलत 31 बिलियन डॉलर घटकर 90 बिलियन डॉलर से नीचे आ गई। अब आपको मेटा में इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह बताते हैं। मेटा में इस बड़ी गिरावट की वजह घटता यूजर बेस, कमाई के खराब आंकड़े और प्राइवेसी को लेकर लगातार उठ रहे सवाल शामिल हैं।
18 साल में पहली बार कंपनी के यूजर बेस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी के एक्टिव डेली यूजर्स की संख्या 193 करोड़ से घटकर 192.9 करोड़ रह गई। वहीं मेटा की कमाई दिसंबर 2021 की तिमाही में 8% कम दर्ज की गई। मेटा ने कहा कि यूजर और कमाई घटने के पीछे भारत में डेटा कीमतों में बढ़ोतरी भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से मेटा का बुरा हाल हुआ हो। मेटा को लगातार टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से कड़ी चुनौती मिल रही है। मेटा के अधिकारियों ने घाटे के लिए एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी को भी जिम्मेदार बताया है। मेटा का आरोप है कि एप्पल की नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते उसे यूजर्स का 100% डेटा नहीं मिल पाता, जिससे विज्ञापन दिखाने में दिक्कत होती है। दरअसल एप्पल की नई पॉलिसी के मुताबिक किसी भी ऐप को यूजर्स का डेटा लेने से पहले उसकी इजाजत लेनी होगी। सीधा शब्दों में कहें तो एप्पल ने अपने यूजर्स को डेटा का पूरा कंट्रोल दे दिया है, जबकि एंड्रॉयड के साथ ऐसा नहीं है। मेटा का कहना है कि एप्पल के इस कदम से 2022 में उनके कारोबार पर $10 अरब का असर पड़ सकता है। मेटा का पूरा फोकस फिलहाल विज्ञापनों पर है। ऐसे में एप्पल की नई पॉलिसी उसके लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। इसके अलावा फेसबुक पर आए दिन प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। फेसबुक पर कोरोना के दौरान फर्जी खबरें फैलाने और साथ ही साथ मानव तस्करी का भी आरोप है। मेटा इनमें से कई खामियों को स्वीकार भी कर चुका है। इनसे निपटने के लिए मुफीद कदम लेकिन अब तक नहीं उठा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं वो कहानी कि कैसे मजाक या प्रैंक के लिए शुरू किया गया फेसबुक आज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक गिना जाने लगा। लगभग 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स का प्रोफाइल वाला ये फेसबुक, दरअसल इसका इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है, ज़करबर्ग की कहानी क्या है, ये आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये पूरी कहानी दरअसल शुरुआत होती है, देखिए 2003 में। उस वक्त मार्क ज़करबर्ग एक स्टूडेंट थे और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके इनको एक आइडिया आया, कुछ प्रैंक करने की इन्होंने ठानी। और 2003 में जब इन्होंने एक प्रैंक करने की ठानी तो उसके बाद एक फेस मैश नाम से उन्होंने एक प्रैंक वेबसाइट, इसे कह सकते हैं आप, वो बनाने की शुरुआत की थी। कहा यह जाता है कि उस वक्त जो लोकल डायरेक्टरी थी यूनिवर्सिटी की, उसे हैक करके अपने दोस्तों के साथ मार्क ज़करबर्ग ने यह कारनामा किया था। लेकिन बाद में उन्होंने माना भी, क्योंकि एक सेक्सिस्ट वेबसाइट थी जिसमें लड़कियों को उनके जो लुक्स हैं उनके आधार पर जज किया जाता था, तो बाद में इसको एक तरह से गलती के रूप में स्वीकार किया। लेकिन शुरुआत दरअसल वहीं से हुई, फेस मैश की 2003 में, और यही बाद में फेसबुक का आधार बना। हालांकि एक इंटरव्यू में मार्क ज़करबर्ग ने इस बात को कहा कि फेस मैश से फेसबुक को जोड़ना ठीक नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल अब आते हैं 2004 और दिन था आज ही का दिन 4 फरवरी, जब thefacebook.com को अपने साथियों के साथ मार्क ज़करबर्ग ने लॉन्च किया। शुरुआत में ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही था, हार्वर्ड के जो उनके छात्र थे, thefacebook.com था और उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया गया। बाद में येल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों को इसमें जोड़ा गया और इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई। उसके बाद में इसमें कुछ कंपनियां भी इंटरेस्टेड होने लगी, इसमें एड्स आने लगे और पहला जो एड मिला मास्टर कार्ड का, पहली बार साइट पर एड दिखने लगा। इस तरह से रेवेन्यू जनरेशन की एक तरह से शुरुआत मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक के जरिए की। मास्टर कार्ड ने जब साइट को पहली बार ऐड दिया, उसके बाद से ये धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। ज़करबर्ग को लगा कि अब टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहिए, लोगों को ये पसंद आ रहा है, और thefacebook.com बाद में फेसबुक कर दिया गया। तो इस तरह से 2005 में एक तरह से जो मौजूदा स्वरूप है फेसबुक का, वो सामने आया और इसमें बहुत तरह तरह की सहूलियतें थी। फोटो में लोग एक दूसरे को टैग कर सकते थे, कम्युनिकेट तो कर ही सकते थे। सोशल मीडिया में उस समय सोशलाइजिंग का, एक दूसरे से फ्रेंडशिप का ज़माना था, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को धीरे धीरे पसंद आ रहा था। इसके बाद 2005 में ही उसके आखिर में यूएस के बाहर के छात्रों को भी इसमें जुड़ने की अनुमति मिलने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे फेसबुक अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहा था। 2005 के अंत तक 60 लाख यूजर हो गए फेसबुक के। ये इतनी लोकप्रियता जो है इसकी इतनी आगे बढ़ने लगी, और उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दौर में फेसबुक के बिना लोग बातचीत करने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। तो ये है फेसबुक की जर्नी। अब आते हैं 2006 में,
जब 13 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फेसबुक खुलने लगा और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसको जो है वो किया गया था। 2006 में फिर कई कंपनीज ने फेसबुक को ऐड देना शुरू किया और इनफैक्ट 2006 तक आते आते काफी लोकप्रिय हो गए थे मार्क जकरबर्ग और उनका ये आइडिया, और लोग चाहते थे कि वो इससे जुड़ें किसी न किसी रूप में, और इस तरह से उनको ऐड भी मिलने लगे। और 2006 में तो बाकायदा न्यूज़ फीड का एक फीचर भी आ गया और इसी न्यूज़ फीड की वजह से बाद में बहुत सारे सेफ्टी को लेकर, प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे इश्यूज और सवाल उठने लगे थे। सो न्यूज़ फीड की वजह से प्राइवेसी का ये जो मुद्दा था वो उठा। इसी बीच वो दौर भी आएगा जब फेसबुक शुरू करने वाले जो इनिशियल लोग थे उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए मार्क जकरबर्ग पर, और उसमें तो हार्वर्ड के जो उनके सीनियर्स थे उनका ये कहना था कि हमारा आइडिया चुरा लिया इनका। दिव्य नरेंद्र उसमें एक भारतीय छात्र भी शामिल थे। बहरहाल वो बाद में कोर्ट में गया मामला और बाद में कोर्ट में सेटल हुआ। लेकिन 2008 अब आते हैं और 2008 में फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाने वाली साइट बन चुकी थी और इस समय दुनिया के हर एक कोने में अब फेसबुक का नाम हो चला था। अच्छा, मई 2012 का जो ये दौर था, ये कंपनी ने आईपीओ किया और इसमें 16 अरब डॉलर जुटाए कंपनी ने। और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि फेसबुक का जो इश्यू प्राइस था $38 था और जब लिस्टिंग हुई वो $42 पर हुई। और $38 के इश्यू प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जो वैल्यूएशन था फेसबुक का वो 104 अरब डॉलर का वैल्यूएशन था। और बाद में तो आपने देखा कि पिछले साल तो $1 ट्रिलियन का जो है वो मार्केट कैप छू लिया था। तो ये सफर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सफर तय किया। अक्टूबर 2021 का टू सीधा आते हैं जब फेसबुक ने पेरेंट कंपनी का नाम मेटा किया और जकरबर्ग ने कहा कि वो अब मेटावर्स में जाने की अब कोशिश करेंगे। मेटावर्स दरअसल एक ऐसी दुनिया को कहा जा रहा है जो एक आभासी होगी, वर्चुअल होगी, लेकिन वो रियलिटी के बहुत करीब होगी। तो इस तरह से मेटावर्स के सपने के साथ जकरबर्ग ने नाम मेटा कर दिया कंपनी का। एक अम्ब्रेला कंपनी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन का नाम फेसबुक ही रखा गया। अब जो वैल्यूएशन के हिसाब से और जो नुकसान के हिसाब से जो मार्क जकरबर्ग को झटका लगा है, उससे ये कैसे उभरेंगे, कैसे उससे पार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान है एक दिन में, वो भी देखने वाली बात होगी। उसको जरा समझाते हैं आपको, कुछ और खबरों के जरिए उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। देश में हर साल करीब 8 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। कैंसर मरीजों की सालाना संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिक्कत यह है कि हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत की वजह अवेयरनेस की कमी होती है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इसे लेकर जो मन में डर है और भ्रांतियां हैं और साथ ही साथ जो लापरवाही है, वो आगे चलकर जानलेवा साबित होती है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कैंसर के जाल को। कैंसर, इस बीमारी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। आमतौर पर अवेयरनेस की कमी के चलते लोग इसे लाइलाज बीमारी मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कैंसर को समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो सकता है। देश में कैंसर के मरीजों की बात करें तो ये 22 लाख के करीब है। इसमें हर साल करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। इस बीमारी से सालाना करीब 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर के 66% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर होने का पता तब चलता है जब ये आखिरी स्टेज में होता है। कैंसर के मरीजों में 5 से 10% ऐसे मरीज होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। ऐसे लोगों को जरा सा भी लक्षण दिखने पर कैंसर की जांच करा लेनी चाहिए। पहले कैंसर को समझते हैं कि ये क्यों होता है। कैंसर हमारे शरीर के किसी सेल के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारी बॉडी के सेल्स नियंत्रित तरीके से बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं। जब सामान्य सेल्स को नुकसान पहुंचता है या सेल्स पुराने हो जाते हैं तो वे मर जाते हैं और उनकी जगह हेल्दी सेल्स ले लेते हैं। लेकिन कैंसर में सेल्स यानी कोशिका का विकास अनियंत्रित हो जाता है और तेजी से बढ़ने लगता है, जो पहले अल्सर और फिर ट्यूमर का रूप ले लेता है और समय पर इलाज नहीं होने पर कैंसर को जन्म देता है। लक्षणों की बात करें तो ओरल कैंसर में मुंह में घाव का ना भरना, दांत और जबड़ों का कमजोर हो जाना, मुंह में गांठ बनना मुख्य लक्षण है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में गांठ होना, सूजन या घाव होना बड़ा लक्षण है।
वहीं कोलोरेक्टल कैंसर में लंबे समय तक पेट में दर्द, मल में खून आना जैसे लक्षण होते हैं। लंग्स कैंसर में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट, ओरल, गर्भाशय, फेफड़े और अमाशय का कैंसर पाया जाता है, जो कि कुल कैंसर केस का करीब 49% है। इनमें 1,62,000 मामलों के साथ सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले हैं। इसके बाद 1,20,000 मामलों के साथ ओरल कैंसर के मामले, वहीं 97,000 गर्भाशय कैंसर के मामले, 68,000 लंग कैंसर के मामलों के साथ अमाशय कैंसर के मामलों की संख्या 57,000 के करीब है। कैंसर की सबसे बड़ी वजह लोगों की तेजी से बदलती लाइफस्टाइल है। अगर इससे बचना है तो नशे से दूर रहना, खान पान पर कंट्रोल रखना और नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिजर्व बैंक ने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर विदेशी मुद्रा में कारोबार नहीं करने की हिदायत दी है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है तो उस पर फेमा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या ये पूरा मामला? देखिए, रिजर्व बैंक ने हिदायत दी है कि जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसी कई सारी शिकायतें आई है जिस तरह जहां पर सोशल मीडिया पे, गूगल सर्च इंजन पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐड आते हैं जहां पर ये आपको ऑफर किया जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है और वहां उन एड्स के जरिए ऐप जब आप ऐप जो है डाउनलोड करते हैं तो फिर जो ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स के अंदर, तो इसको लेकर रिजर्व बैंक ने आगाह किया है। रिजर्व बैंक ने इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है, मीटी को भी चिट्ठी लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टीआरएआई को भी बोला है कि ये जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं ओटीटी साइट्स के ऊपर, गूगल सर्च इंजन पे, जहां पर लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए कहा जा रहा है, ये पूरी तरह से फेमा नियमों का उल्लंघन है और इसमें दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसमें रिजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो एप्लीकेशन है उसकी जो लिस्ट है वो बाकायदा रजिस्टर्ड लिस्ट है जिसकी स्वीकृति रिजर्व बैंक देता है, वहां पर ही ग्राहकों को, निवेशकों को करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अनाधिकृत जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो एप्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो एप्स है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके ऊपर फेमा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको लेकर एक आगाह किया है रिजर्व बैंक की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अब साल में 4 बार निवेश के पैटर्न में बदलाव आप कर पाएंगे। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा कि अगले कुछ दिनों में यह विकल्प सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू भी हो जाएगा। आपका मानना है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को भी इसका फायदा मिलना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और एनपीएस के साथ जुड़ सके? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी नहीं, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिन्होंने एनपीएस को अभी लिया है, सबके लिए हो जाना चाहिए। क्योंकि ये देखिए 14% अपने आप तो मिलने वाला नहीं है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे वो 4% एक्स्ट्रा, तभी जो है एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, ये मार्केट लिंक स्कीम है, तो ये 4% जो है एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ये लॉन्ग टर्म में हमारे हिसाब से एक अच्छा कॉर्पस बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी इसको टेकअप करेंगे, लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और हम चाहते हैं कि ये स्टेप को और भी आगे बढ़ाया जाए। किस तरह के और नए इनोवेशन हम जो है एनपीएस में देख सकते हैं पीएफआरडीए की तरफ से? अभी लेटेस्ट एक इनोवेशन जो हम लोग एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस है, हम लोग तो अलाउ कर दिया, लेकिन एक्चुअली हमारे सिस्टम में इसको डेवलप करना है, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। अभी जैसे हम लोग साल में 2 बार आपके फंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज करने का परमिशन देते थे, अभी उसको हम लोग ने 4 बार कर दिया। तो एक साल में, क्योंकि मार्केट भी वोलाटाइल है, अगर लोग सोचते हैं और जिन लोग अच्छा मार्केट का समझ है, जिन लोगों को, अगर वो सोचते हैं कि हाँ 4 बार करने से मेरा जो है आई कैन प्रोटेक्ट माई वैल्यू, तो उन लोग करें, उसमें कोई हमारा ये नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 4 बार जो है हम लोग किए हैं और ये कुछ दिनों के अंदर जैसे आप देखेंगे कि ये
एक्टिवाइज हो गया हमारे सिस्टम में और लोग कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू ऑनरेबल। और अब विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। यूपी की सियासत में आज का दिन खास रहा। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा का नामांकन दाखिल किया। योगी के नामांकन के समय देश के केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। एक बात साफ है कि यूपी का सियासी पारा अब 7वें आसमान पर है। वहीं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के नामांकन से पहले अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। 2014, 17 और बाद के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है और आज योगी जी के नामांकन करने के साथ ही एक बार फिर बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ यूपी में आगे बढ़ रही है। ये गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में वर्चुअल रैली की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए, साथ ही ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर करने के लिए भी है और नए हिस्ट्री बनाने के लिए भी। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। यूपी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज आगरा में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयंत चौधरी ने सीएम योगी की गर्मी निकल जाएगी वाले बयान पर फिर पलटवार किया। साथ ही अखिलेश यादव ने भी इस पर सीएम को घेरा और पूछा कि क्या वो कंप्रेशर हैं जो गर्मी निकाल देंगे। वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बता दें कि कल ओवैसी की सुरक्षा में एक तरह से सेंध हुई थी और उनके काफिले पर हापुड़ टोल प्लाजा पर गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही थी। उसमें सीआरपीएफ के जवान होंगे। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा जवान होंगे जो 24 घंटे ओबीसी के साथ रहेंगे। ओबीसी के काफिले पर हमले के बाद यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिनके नाम सचिन और शुभम बताए जा रहे हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि ओबीसी के नफरत भरे बयानों से वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने हमला किया। इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार कंसोलिडेशन के मूड में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। हालांकि निफ्टी 17,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 150 अंक गिरकर 58,644 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी 44 अंक टूटकर 17,516 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 200 से ज्यादा अंक गिरकर 38,789 के स्तर पर बंद हुआ।
मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष। आशीष, बताइए आज मार्केट का एक्शन। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में जो है सुस्त एक्शन देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बाद बाजार में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली और क्लोजिंग के समय आप देखें तो निफ्टी में करीब जो है 50 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात है कि 17,500 का जो अहम स्तर है वो टिका रहा। इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो दिन के दौरान करीब 280 से ज़्यादा अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिली। सिमिलर एक्शन जो आपको सेंसेक्स में नजर आया, ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर नतीजों का असर देखने को मिला। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टोरेंट पावर, यहाँ पर नतीजे अच्छे थे, इसका एक असर रहा। शारदा क्रॉपकेम पिछले पूरे एक हफ्ते में अगर आप देखें तो लगातार शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। सुमिटोमो केमिकल्स हर लिहाज से नतीजे काफ़ी बढ़िया, इसी चीज़ का रिएक्शन आया। दिन के दौरान 5% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, लेकिन बहुत ही कमज़ोर नतीजे जो है पेश किए बाजार के दौरान वेंकीज़ ने, और 8% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक के अंदर रही। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो एकमात्र सेक्टर ऐसा था मेटल सेक्टर, जहाँ पर आज ठीक ठाक गेंस के साथ कारोबार हुआ, स्ट्रेंथ बरकरार देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो खरीदारी आई। टाटा स्टील में बढ़िया तेजी देखने को मिली, लेकिन रियल्टी स्पेस में अगर आप देखें तो नतीजे हल्के कमज़ोर आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के कमज़ोर नतीजों का असर जो है पूरे सेक्टर पर देखने को मिला। प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सब में हल्की बहुत गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन अच्छे खासे देखने को मिले थे, लेकिन आज सरकारी बैंकों में काफ़ी ज़्यादा वसूली देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, इसके अलावा निजी स्पेस से देखें तो आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक में गिरावट देखने को मिली। और ऑटो स्टॉक्स की भी जो रफ्तार है वो भी थोड़ी बहुत रुकती नजर आई। टाटा मोटर्स, डीवीआर ज़्यादा नहीं, करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, आइशर जैसे स्टॉक्स में गिरावट का रुझान देखने को मिला। एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर देखें तो ठीक ठाक गेंस के साथ डाबर देखें यहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। और अंत में क्योंकि क्रूड ऑयल में बड़ा उछाल देखने को मिला है, इसके चलते ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली। ओएनजीसी, जीएसपीएल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हल्के गेंस के साथ कारोबार हुआ। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन संकट बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने बेलारूस में 30,000 सैनिकों के साथ परमाणु सक्षम मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। नाटो ने इसे लेकर चेतावनी दी है। इनका कहना है कि अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो एक बड़ा शरणार्थी संकट भी खड़ा हो सकता है। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि ये बेलारूस में शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी रूसी तैनाती होगी। रूस पर नजर रखने वाले लोग विशेष रूप से बेलारूस में तैनात सैनिकों से डरे हुए हैं, क्योंकि यहां से सैनिक आसानी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर सकते हैं। यह हमले के लिए सबसे छोटा रास्ता होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में बम लगे होने की धमकी मिली है। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स को मौके पर तैनात किया गया। बम की सूचना मिलने के बाद इमारत को आनन फानन में खाली करवा दिया गया। कराची पुलिस का कहना है कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि जांच के बाद रजिस्ट्री से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बात की भी संभावना है कि किसी ने अफरा तफरी मचाने के लिए फोन किया। सीरिया में देर रात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को ढेर कर दिया है। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ने अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की बागडोर संभाली थी। इसके बाद से ही वो लगातार अमेरिकी बलों और नागरिकों को निशाना बनाने में भूमिका निभा रहा था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जैसे ही अल हाशमी अल कुरैशी के ठिकानों पर छापा मारा, वैसे ही उसने खुद को बम से उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि उसके चीथड़े उड़ गए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ कनाडा की राजधानी ओटावा में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को परिवार समेत किसी सुरक्षित गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। इस बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि विरोध प्रदर्शनों पर सैन्य कार्यवाही का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग जो हैं वो लगातार मुसीबत बने हुए हैं और मास्क पहनने से भी इनकार कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर मौजूद सबसे ऊंचाई वाले ग्लेशियर पर हर साल बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल रही है। एक नई स्टडी में इसकी जानकारी दी गई है। ये नतीजे एक चेतावनी है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ऊंचे इलाके पर बर्फ का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे खराब प्रभावों को सामने ला सकता है। इसकी वजह से हिमस्खलन बढ़ सकता है, पानी के सोर्सेज जो है वो सूख सकते हैं। हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के जरिए मिलने वाले पानी पर लगभग
1.6 अरब लोग निर्भर हैं। इस पानी का इस्तेमाल पीने, सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए किया जाता है। बात खेल जगत की। सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर चुनौतीपूर्ण 26 महीनों के अंदर कई तरह की आलोचनाओं का सामना किया। सौरव गांगुली पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में महिला क्रिकेट के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। इधर सौरव गांगुली ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कुछ लोगों को ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं भारत के लिए 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुका हूं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है कि 21 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के कारण निलंबित हो गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए गेंदबाज सलाहकार की नियुक्ति की है जो उनके एक्शन में सुधार करने में मदद करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के स्वतंत्र विशेषज्ञ ने मोहम्मद हसनैन की गेंदबाजी एक्शन में गड़बड़ी पाई थी। हसनैन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक कि वो अपनी गेंदबाजी एक्शन में सुधार नहीं कर देते। एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले इंग्लैंड के क्रिकेट निर्देशक एशले जाइल्स ने भी पद छोड़ दिया था। सिल्वरवुड ने कहा कि पिछले 2 साल काफी चुनौतीपूर्ण थे। सिल्वरवुड ने कहा कि वो अच्छी यादों के साथ जा रहे हैं। आपको बताएं कि अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से पहले अंतरिम कोच की नियुक्ति की जाएगी। यह था आज का इंडिया 360। इजाजत दीजिए, नमस्कार।